जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसी क्राइम स्टोरी के बारे में बात करेंगे जिसे सुनने के बाद हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या सच में इंसानियत खत्म हो चुकी है। एक ऐसा क्राइम जो आम इंसान की सोच से भी परे है। एक ऐसी स्टोरी जिसमें एक्यूज्ड पर बच्चों की निर्दयता से हत्या, सेक्सुअल एब्यूज, मानव अंग तस्करी, इंसान का मांस खाने, नेक्रोफिलिया जैसे आरोप हैं। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जिसके सामने आने पर पूरा देश सहम गया था। आज हम बात करने वाले हैं निठारी केस की। निठारी नोएडा के आउटस्कर्ट्स में एक विलेज है जहां एक तरफ पॉश एरिया है जिसमें बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी कोठियां हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा एरिया है जहां पर गरीब परिवार रहते हैं। कोई रिक्शे वाला है तो कोई रेडी वाला। बात 2005-2006 की है जब इस एरिया से बहुत सारे बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट्स आना शुरू हुई। बच्चे एक एक करके गायब हो रहे थे और किसी को उनका कोई पता नहीं लग पा रहा था कि आखिर ये बच्चे कैसे गायब हो रहे हैं। बस लोगों को ये पता था कि ज्यादातर बच्चे गायब होने के पहले आखिरी बार वहां पानी की टंकी के नीचे देखे गए थे। शुरू में अथॉरिटीज ने इस मामले को इग्नोर सा ही कर दिया था। इन बच्चों के परिवार वाले मिसिंग रिपोर्ट्स लिखवाने आते तो उनको भी लोकल पुलिस के द्वारा इग्नोर कर दिया जाता था। देखिए, ये बात भी अजीब है, अगर किसी अमीर का बच्चा मिस होता तो शायद ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्स किया जाता, पर क्योंकि ये मिसिंग बच्चे गरीब परिवार से थे तो इन पे ज्यादा कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अब देखिए, ऐसे ही फरवरी 8 2005 को एक 14 साल की बच्ची, लेट्स कॉल हर आर, लापता हो गई थी। उसके माता पिता ने पुलिस कंप्लेंट करने की कोशिश की, लेकिन उनका ये प्रयास भी असफल रहा। अगले महीने यानी कि मार्च 2005 में कुछ बच्चे वहां एक खाली जगह पर क्रिकेट खेल रहे थे और उनकी गेंद पास में ही एक नाले में चली जाती है। जब वो बच्चे उस गेंद को लेने जाते हैं तो वहां उनको एक इंसान का हाथ दिखता है। बच्चे घबरा जाते हैं और लोग इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। पुलिस आई तो थी, पर उन्होंने इस मामले को रफा दफा कर दिया था। ऐसे ही एक एक करके और बच्चे गायब होते रहे और फिर मई 2006 में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई थी। 7 मई 2006 को एक 20 साल की लड़की, जिसका नाम हम यहाँ नहीं बता सकते, उसको हम पी बुलाएंगे, ये लड़की गायब हो गई थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई एडल्ट इस केस में गायब हुआ हो। इसके पिता नंदलाल पुलिस के पास जाकर अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि उनकी बेटी रिक्शा में बैठकर सेक्टर 31 के D5 मकान में गई थी। रिक्शा वाले ने उसको मकान के अंदर जाते हुए देखा और फिर वो उस मकान से कभी बाहर नहीं आई। ये जो D5 कोठी है, ये उसी पानी की टंकी के पास है जहां से बच्चे अक्सर गायब हो जाते थे। ये कोठी चंडीगढ़ के बिजनेसमैन मोनिंदर सिंह पंडेर की थी। वो यहाँ रहते नहीं थे और ज्यादातर ये कोठी खाली रहती थी। इस कोठी की देखरेख उनका नौकर सुरिंदर कोहली करता था और पंडेर यहाँ कभी कभार आया करते थे। अब देखिए, नंदलाल पुलिस के पास गए तो शुरू में पुलिस ने इनकी बातों को भी इग्नोर कर दिया था, पर फिर जब नंदलाल इस मामले के लिए कोर्ट गए तो कोर्ट ने पुलिस को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। पुलिस इस कोठी के मालिक यानी कि मोनिंदर सिंह पंडेर से पूछताछ करती है और वो बताते हैं कि जब पी गायब हुई तो वो चंडीगढ़ में थे। पुलिस इसको वेरीफाई भी करती है और ये पाया जाता है कि पंडेर उस समय सही में चंडीगढ़ में थे। वो अपने पिता की अंतिम क्रियाएं कर रहे थे। अब सवाल ये था कि आखिर पी गई कहाँ। पंडेर से कन्वर्सेशन में पुलिस को एक और बात पता चलती है जिसे सुनकर पुलिस चौंक गई थी। पंडेर ने एलिजेडली ये बताया कि पी एक कॉल गर्ल थी और उसके पिता नंदलाल भी इसमें इन्वॉल्व थे। पंडेर उस लड़की को जानते थे और वो लड़की जब उनके पास आती थी तो वो उस लड़की के साथ उसके पिता नंदलाल को भी पैसे दिया करते थे। सेम चीज जब नंदलाल से पूछी गई तो उसका कहना था कि मेरी बेटी भले ही सेक्स वर्कर हो और मैं उससे ये काम करवाता हूँ, तब भी पुलिस को उसको ढूंढना पड़ेगा। पुलिस जब जांच शुरू करती है और पी का फोन ट्रेस करती है तो पता चलता है कि वो सिम नंबर तो बंद हो चुका था, पर फोन अभी भी यूज हो रहा है और उसमें सुरिंदर कोहली की डिटेल सामने आती है और पी की कॉल डिटेल्स में भी सुरिंदर का नाम सामने आया था। सुरिंदर कोहली को पुलिस पूछताछ करने के लिए 29 दिसंबर 2006 को अरेस्ट करती है।
और फिर वो जो कन्फेस करता है वो इतना शॉकिंग था कि वहां बैठे पुलिस ऑफिसर समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे रिएक्ट करें। एक डॉक्यूमेंट्री में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एलिजेडली ये बताते हैं कि कोहली ने कन्फेस किया था कि पी अक्सर D5 बंगलों में आया करती थी और पी के गायब होने वाले घटना के दिन उसको सुरिंदर ने कुछ नए क्लाइंट से मिलवाने के बहाने बुलाया था। He wanted to have sex with her and ask her for the same, पर पी ने मना कर दिया था और इस बात से कोहली को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने पी के स्कार्फ से ही उसका गला घोटकर उसको मार दिया था। फिर उसने बताया कि पी को मारने के बाद उसने उसकी लाश को काटा और फिर उसके बॉडी पार्ट्स को पन्नियों में भरकर नाले में फेंक दिया था। अब ये जो खबर है वो आग की तरह फैल गई थी। जब उस जगह की तलाश शुरू हुई तो वहां से 15 और स्केलेटन्स निकले और ये बात भी शॉकिंग थी कि जितने भी बॉडी पार्ट्स मिल रहे थे उनमें ज्यादातर के गले से लेकर पेट तक का हिस्सा गायब था। 29 दिसंबर 2006 को जब ये सारे स्केलेटन्स मिले थे तो एलिजेडली कोहली ने पुलिस के सामने ये कन्फेशन किया कि वो लड़कियों को पंढेर के कहने पर लाया करता था। पंढेर पहले उनका रेप करता था और फिर वो उनको कोहली के हवाले कर देता था। कोहली उनको मारकर उनकी बॉडी को काटकर नाले में फेंक दिया करता था। अब देखिए, इसके बाद पंढेर और कोहली को रिमांड पर भेजा गया। रिमांड के लिए पुलिस ने जो एप्लीकेशन फाइल करी थी उसमें भी पुलिस ने ये मेंशन किया था कि पंढेर और कोहली ने जॉइंटली ही वो प्लेसेस पॉइंट आउट किए थे जहां से स्केलेटन्स मिले थे और इसी बेसिस पर कोर्ट ने उन दोनों की रिमांड पुलिस को ग्रांट करी थी। इस न्यूज के बाहर आने के बाद पूरा देश दहल गया था। मीडिया हाउसेस को एक सनसनीखेज खबर मिल गई थी और उनने इस न्यूज को भयंकर तरीके से सेंसेशनलाइज किया। अभी कोर्ट में केस शुरू भी नहीं हुआ था पर मीडिया के सामने दो मॉन्स्टर आ चुके थे। मीडिया को मनिंदर सिंह पंढेर के रूप में एक रेपिस्ट मिल गया था और सुरिंदर कोहली के रूप में एक आदमखोर राक्षस मिल गया था। मीडिया ऑलरेडी इन दोनों को गुनहगार घोषित कर चुकी थी। ऐसा ज्यादातर केसेस में हम आज के समय में भी देखते हैं कि मीडिया ट्रायल्स पहले ही शुरू हो जाते हैं। इन सब चीजों ने भीड़ का गुस्सा और ज्यादा बढ़ा दिया था और फिर इसका असर ये हुआ कि भीड़ ने D5 कोठी में घुसकर तोड़फोड़ कर दी थी। अब देखिए, देखा जाए तो एक ऐसी जगह जहां पर क्राइम हुआ था वहां बहुत सारे एविडेंस हो सकते थे, वो सब तबाह हो चुके थे। क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ हो चुकी थी। खैर, निठारी के लोगों का गुस्सा जायज भी था। किन माँ बाप का खून नहीं खोलेगा जब उनको पता चलेगा कि उनके बच्चे को इतनी बेरहमी से मार दिया गया। अब देखिए, इसके बाद आगरा से फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और उनने D5 कोठी को इंस्पेक्ट किया और वहां से करीब 25 ऑब्जेक्ट्स को सीज किया था। फॉरेंसिक टीम को वहां वॉश बेसिन पर खून के कुछ स्टेन्स मिले थे जो किसी से भी मैच नहीं हुए। इसके अलावा सोफा मैट्रेस पर भी सीमेन के स्टेन्स मिले थे और ये भी कोहली के ब्लैंकेट से मिले सीमेन के स्टेन से मैच नहीं हुआ था। इसके अलावा दोनों को नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और दूसरे एनालिसिस के लिए गांधीनगर लाया गया, जहां कोहली ने सारे इल्जाम अपने ऊपर लिए थे और इसमें पंढेर को उसने क्लीन चिट दे दी थी। अब तक ये पूरा केस कोहली और पंढेर के बयान पर ही टिका हुआ था और उनको प्रूफ करने के लिए पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहे थे। प्रेशर में कुछ पुलिस वालों को इसमें सस्पेंड भी कर दिया गया था और फिर इस केस को 9 जनवरी 2007 आते आते सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई ने अपनी जांच शुरू करी और फिर जब 25 जनवरी को सीबीआई कोहली को और पंढेर को कोर्ट में ले जा रही थी तो एमएम कोर्ट गाजियाबाद में पब्लिक और वकीलों ने दोनों एक्यूज की जमकर पिटाई कर दी थी। क्योंकि इन दोनों की जान को खतरा था तो फिर 28 फरवरी 2007 को सीबीआई ने सीआरपीसी के सेक्शन 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने कोहली का वीडियो कन्फेशन करवाने के लिए एप्लीकेशन डाली, जिसमें यह लिखा था कि कोहली वॉलंटरीली अपना बयान देना चाहता है। 1 मार्च 2007 को कोहली का कन्फेशन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया गया। ये जो कन्फेशन था, इसी के बेसिस पर बाद में कोहली को काफी केसेस में सजा सुनाई गई। इस वीडियो कन्फेशन में कोहली ने एलिजेडली ये बताया था कि ये सब उन्हीं बच्चों के स्केलेटन्स हैं जो इस एरिया से गायब हो रहे थे। उसने बताया कि कैसे वो बच्चों या फिर लड़कियों को काम के बहाने या फिर चॉकलेट देने या फिर किसी और बहाने से घर में बुला लेता था। फिर जैसे ही वो घर में आते उनका गला घोटकर उनको बेहोश कर देता था। जब वो बेहोश हो जाते तो कोहली उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता और फिर उनको D5 कोठी में ऊपर जो बाथरूम था वहां ले जाकर
उनको मार के उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता था। कुछ विक्टिम्स के बॉडी के कुछ हिस्सों को उसने खाया था, ये भी उसने अपने बयान में कबूला था। फिर उनकी बॉडी के पार्ट्स को पन्नियों में डालकर घर के पीछे एक गैलरी थी, वहां और नाले में फेंक दिया करता था। जब वो ये सब मजिस्ट्रेट को बता रहा था तो उसने एलिजेंटली ये भी बताया था कि ये सब जो नाम है वो उसको रटवाए गए हैं। इसके अलावा कैसे मर्डर किया, मर्डर का टाइम, ये सब भी पुलिस ने विक्टिम्स के फोटो दिखाकर उसको बताया है और इन सब के लिए उसको टॉर्चर भी किया गया है। खैर, इसके बाद केस कोर्ट में जाता है और सीबीआई कोहली को 16 केसेस में एक्यूज्ड बनाती है और पंढेर को सिर्फ 6 केसेस में एक्यूज्ड बनाया गया था। बिकॉज सीबीआई की जांच में यह पाया गया था कि ज्यादातर घटनाओं के समय पंढेर घर पे नहीं थे। ज्यादातर केसेस में सीबीआई ने पंढेर को क्लीन चिट दे दी थी। एक एक करके जब सुनवाई चालू हुई तो फिर इनमें से 12 केसेस में कोहली को फांसी की सजा मिलती है, वहीं पंढेर को 2 केसेस में फांसी की सजा मिली थी। ये जो सजा सुनाई गई थी वो सेशन कोर्ट्स ने सुनाई थी। दोनों ने अलग अलग कई बार मर्सी पिटीशंस डाली, लेकिन उनकी सजा बरकरार रखी गई थी। धीरे धीरे टाइम निकला और कुछ केसेस में इनकी डेथ सेंटेंस को कम कर दिया गया था। अब देखिए, जब 2023 में हाई कोर्ट इलाहाबाद में कोहली और पंढेर दोनों ने कोर्ट डिसीजंस के खिलाफ अपील की, तो फिर कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने उन पेरेंट्स की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था जिनके बच्चों की जानें गई थी। हाई कोर्ट ने दोनों एक्यूज्ड यानी कि सुरिंदर कोहली और मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया था। इन दोनों को बरी करते हुए कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए थे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो पूरा केस था ये 2 बेसिस पर टिका हुआ था। एक तो कोहली ने जो वीडियो कन्फेशन दिया था उस पर, और दूसरा जो भी स्केलेटन्स और दूसरी चीजें D5 में मिली थी उस पर ये सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे। सारे क्राइम्स हुए थे वो कोहली या फिर पंढेर ने किए हैं, इनको प्रूफ करने के लिए कोई सॉलिड सबूत नहीं था। फॉरेंसिक टीम या फिर सीबीआई ऐसे कोई कड़ी नहीं ढूंढ पाई थी जिससे साबित हो जाता कि इन क्राइम्स को कोहली या फिर पंढेर ने किया है। पंढेर के ऊपर जो एलिगेशंस लगे थे वो कोहली के बयान के बेसिस पर लगाए गए थे, वो भी उस बयान के बेसिस पर जो एलिजेडली कोहली ने 29 दिसंबर 2006 को पुलिस के सामने दिया था। पुलिस के सामने दिए हुए बयानों को कोर्ट में मान्यता नहीं मिलती है। जजेस ने बोला कि इस पूरे केस की जांच जिस तरीके से हुई है उससे पब्लिक के ट्रस्ट को तोड़ा गया है। सबूत इकट्ठा करने के बुनियादी नियम तक का पालन नहीं हुआ था। देखिए, सीबीआई ने कोहली के कन्फेशन का जो वीडियो था उसकी सीडी सबमिट करी थी। कोर्ट ने इस वीडियो के ओरिजिनल कॉपी यानी कि जिस कैमरे से ये शूट हुई थी उसका मेमोरी कार्ड सबमिट करने को बोला, पर सीबीआई ये नहीं कर पाई। इतना इंपॉर्टेंट एविडेंस मिसिंग था। इसके अलावा जो सीडीज कोर्ट में एज एविडेंस पेश की गई थी उन पर मजिस्ट्रेट और सुरिंदर कोहली के सिग्नेचर नहीं थे। जजेस ने यह भी बोला कि शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में पंढेर और कोहली दोनों ही एक्यूज थे, तो फिर 2 साल में सिर्फ कोहली पर ही सारा केस क्यों डाल दिया गया? कोई फोरेंसिक एविडेंस सही से कलेक्ट क्यों नहीं किया गया? कोर्ट ये मानने को तैयार ही नहीं था कि जिस घर में 15-16 लोगों को इतनी निर्दयता से मारा गया हो और इसके बाद उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हो, वहां ब्लड का कोई सुराग क्यों नहीं मिला? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोहली ने इन लोगों के बॉडी पार्ट्स के कुछ हिस्से को खाया था तो किचन से कुछ एविडेंस क्यों नहीं मिला? इसके अलावा जजेस ने बोला कि अगर निठारी केस की सारी कहानी एक अय्याश मालिक और एक आदमखोर नौकर की है तो इससे जुड़े हुए कुछ तो एविडेंस कलेक्ट होने चाहिए थे। जब ये सारा मामला दुनिया के सामने आया तो स्केलेटन्स सेक्टर 31 के मकान नंबर D5 और D6 के पास से मिले थे, और D6 का जो मालिक है वो एक डॉक्टर था जो 1997-1998 में किडनी रैकेट से जुड़े किसी केस में अरेस्ट हुआ था। तो फिर उससे क्यों नहीं पूछताछ की गई? ऑलरेडी एक सस्पिशियस इंसान को ऐसे ही क्यों छोड़ दिया गया? इवन जिस तरीके से स्केलेटन्स के गले से लेकर पेट तक का हिस्सा गायब था, ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग की बहुत बारीकी से जांच होनी चाहिए थी। 60 दिन तक कोहली को रिमांड पर रखा गया था और इस बीच उसका कोई मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों नहीं किया गया था? इवन जब उसने ऑन कैमरा कन्फेशन में बोला था कि उसको टॉर्चर किया गया है, तब इस बात पर ध्यान देना चाहिए था। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने कोहली और पंढेर दोनों को बरी कर दिया था। सीबीआई ये प्रूफ ही नहीं कर पाई थी कि इन क्राइम्स में कोहली या फिर पंढेर, इन दोनों में से किसी का भी हाथ है। अब देखिए, इसके बाद सबके मन में काफी सवाल हैं।
उन पेरेंट्स की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था जिनको लग रहा था कि उनके बच्चों को न्याय मिलेगा, क्योंकि उनके हिसाब से तो कोहली और पंड्या दोनों ही बराबर के दोषी हैं। पर असल सच क्या है ये किसी को भी नहीं पता। कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब किसी को नहीं मिल पाए, जैसे कि अगर कोहली और पंड्या निर्दोष हैं तो फिर आखिर ये सारी हत्याएं किसने की? पुलिस ने ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग पर बारीकी से जांच क्यों नहीं करी? इतने बड़े क्राइम से बचने के लिए क्या कोहली को किसी ने बलि का बकरा बनाया था? और अगर कोहली और पंड्या पर जो भी एलिगेशंस हैं वो सही है तो उससे रिलेटेड कोई ठोस सबूत पुलिस क्यों नहीं इकट्ठा कर पाई? तो ये थी निठारी कांड की स्टोरी। चलिए इन सवालों के साथ मैं आज का वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।